जब आप सीखते हैं या आप रूल ऑफ लॉ होता है जिस मुल्क में, आजादी सारे राय होती है, सोच की एक आजादी होती है। और जो मुल्क इन चीजों में तरक्की कर रहे होते हैं कि वहां पे सोच पनप रही होती है, इंसानों के ख्यालात जो है वो कैद में नहीं रखे जाते, तो वहां पे ये इख्तलाफात होते हैं। कभी आपकी कोई चीज पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। इतनी इंडिपेंडेंस तो होनी चाहिए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो कोई भी जमात ऐसी नहीं है। जो पार्टी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है मीडिया को, आपके पास ऑडियो भी, वो PMLN है, जो पूरी तरह मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। मुस्लिम लीग काफ का भी यही था। मुस्लिम लीग काफ जरा प्यार से कंट्रोल करना चाहती, फंडिंग करके कंट्रोल करना चाहती है, जाती फायदे देकर कंट्रोल करना चाहती है, खाने, लंच, डिनर्स ये करके कंट्रोल करना चाहती है। काफ लीग का स्टाइल ये था। नून लीग का स्टाइल डंडा सोटा पर्चे, फिर लालच, सारी चीजें मिक्स करके, लेकिन वो हर हाल में करना चाहा। लेकिन जितने सहाफी कत्ल होते हैं कराची में और सिंध में, और जितनी मुश्किल जर्नलिज्म सिंध में है उतनी कहीं भी नहीं है। आप सिंध में किसी जर्नलिस्ट को कहें ना कि वहां की इंटीरियर सिंध की करप्शन निकाले, उसके बाद उसको वहां रहने की जगह नहीं मिली, उसको कोई ना कोई ऐसे हादसा उसके साथ हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा बेचारा गया किधर। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है। हमारे ऊपर जो सबसे पहले मुकदमात हुए, मेरे पे, अरशद शरीफ पे और साबिर शाकिर भाई वगैरह पे, वो सबसे पहले सिंध में हुए थे। पहले हमारे ऊपर मुकदमा सिंध में हुए थे। तो वो पीपल्स पार्टी लबादा जरूर ओढ़ती है, लेकिन सहाफियों की बहुत बड़ी दुश्मन है वो जमात। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप कंपेयर करें तो इनसे वो बेहतर है। लेकिन जो सबसे मैं देखिए, बदकिस्मती है, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये जो इस वक्त हुकूमत में जमाते हैं ना, इनसे बेहतर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी मीडिया के मामले में। मीडिया के मामले में ये मीडिया के तमाम लोग कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मीडिया को जो मिली वो परवेज मुशर्रफ के दौर में मिली। परवेज मुशर्रफ के दौर में उसका क्लाउन बना के टीवी पे चलाते थे। बिल्कुल। परवेज मुशर्रफ के दौर में उसकी नकलें हम टीवी पे उतारते थे। बिल्कुल। परवेज मुशर्रफ के दौर में हम खुल के, आप मुझे बताए ना, आज के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब है, इनका क्लाउन बना के टीवी पे चला सकता है कोई? इनकी नकल उतार सकता है कोई? परवेज मुशर्रफ के दौर में ये होता था। उन्होंने ये अलाउ किया कि आप ये करें। तो मैं, क्योंकि वो आर्मी चीफ थे, या चले सदर पे आ रहे, परवेज मुशर्रफ सदर थे, आज जरदारी साहब सदर है। जो परवेज मुशर्रफ के दौर में परवेज मुशर्रफ के साथ किया गया, आज जरदारी साहब के साथ कर सकता है कोई मीडिया पे? तो देखे ना, जो इस दौर में हो रहा है, ऐसी सफोकेशन तो हमने कभी नहीं देखी ना। मैंने आपको परवेज मुशर्रफ के दौर से कंपैरिजन दिया, लेकिन अब जो डेमोक्रेटिक अदवार है उनके साथ भी आप देख लें, सहाफियों के प्रोग्राम बंद हो जाना, उन्हें नौकरी से निकालने की कोशिश करना, या उनके ऊपर एक दबाव डालना। PMLN ने दहशतगर्दी का पर्चा भी दिया हुआ है, माजी में पहले भी दिया हुआ है इन्होंने, वो नई बात नहीं है। मैं जानता हूं ये ऐसे करते हैं, लेकिन इस लेवल पे सारा निजाम चला गया कि यार सहाफियों को उठा के अगवा करना। वो ओन खोसा एंटरटेनर है, वो शऊर बांटता है एक आदमी, मुद्दे बदन आदमी, उसको उठा के गायब कर दिया, अगवा कर दिया उसको। फिर वो जब बाहर आया तो उसके जैसे 1000 आपको नजर आते हैं। जो उसने किया वो सारा पाकिस्तान कर रहा है। उसका जो पैगाम था खामोश, पूरा पाकिस्तान। एक शायर को उठा के बंद कर दिया, वो बाहर आया, क्या बदलाव उसमें? आपको कोई बदलाव नजर आया अहमद फरहाद में? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो पहले से ज्यादा लीथल है। रंज भी है जो उसके साथ हुआ। तो ये चीजें नफरत पैदा करती हैं, लेकिन इस मर्तबा सफोकेशन ज्यादा है, घुटन ज्यादा है, और सहाफियों के साथ जुल्म भी ज्यादा हुआ, मीडिया के साथ भी बहुत जुल्म हुआ। अब बोल टीवी के साथ जो किया गया, जिस तरह शुएब शेख से छीना गया वो, और जिन हालात का उन पूरी फैमिली ने सामना किया। किसी से आपका इख्तलाफ हो सकता है, कोई बंदे पे पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज होती है, लेकिन यार कोई लॉ ऑफ द लैंड भी कोई चीज होती है, रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी कोई चीज होती है। भैया आपका पॉइंट ऑफ व्यू पसंद नहीं है, आपका जीना ही हराम कर देना, आपको जिंदा रहने का हक ही नहीं है। ये चीजें मीडिया ने पहले नहीं देखी थी, जो अब देखी है, जो ब्रूटैलिटी अब देखी है। अच्छा, होता पता है क्या है, जब भी जुल्म एक लेवल से आगे जाता है ना, तो रिएक्शन भी एक लेवल से आगे ही जाता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे ही आप जुल्म का लेवल बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का लेवल भी बढ़ता है। नहीं बढ़ सकता वक्ती तौर पे, वो दबा रहता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर पलता रहता है। ये होता है और ये हमेशा होता है। तो जब भी आप कभी कोई एक्शन करने लगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका रिवर्स एक्शन होता है एक, और वो होता ही है। चाहे वो आप वक्ती तौर पे उसको रोक ले, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। आज क्या पाकिस्तान के लोग रियासत पाकिस्तान के बारे में, इदारों के बारे में, हुकूमत के बारे में पॉजिटिव है, या वो ये समझते हैं ये उनकी हुकूमत है, या वो ये समझते हैं कि रियासत उनके हुकूक अदा कर रही है? मेरे ख्याल में जितने गिले आज है पाकिस्तानियों को, उतने गिले इससे पहले कभी नहीं थे। भाई, बलूचिस्तान का एक आदमी जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है, मारंग बलोच भी उतनी मुहिब्बे वतन है जितना मंजूर पश्तीन है। इमरान रियाज भी उतना ही मुहिब्बे वतन है जितना आसिम मुनीर है।
यार हम सारे एक जैसे मुद्दे वतन है, पता नहीं वक्त आने में कौन कितनी कुर्बानी दे दे। जेल में बैठा हुआ इमरान खान भी उतना ही मुद्दे वतन है जितना कोई और लीडर मुद्दे वतन हो सकता है। ये आप इसके ऊपर कोई आपके पास पैरामीटर नहीं है जिसपे आप चेक कर देंगे कि ये गद्दार, ये आप कैसे फतवा लगा सकते हैं? भाई गद्दार तो उसे कहते हैं कौम के राज ले जाके बेच दे, हमारे पास तो राज है ही नहीं, हमने कहा ले जाके बेच दे, हम कहां गद्दारी कर सकते हैं? भाई हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, हमारा तरीका अपना अलग है, हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, हम इसको किसी और तरह का देखना चाहते हैं, आप किसी और तरह का देखना चाहते हैं। हमें लगता है ये मुल्क इस तरीके से ठीक होगा, आपको लगता है इस तरीके से ठीक होगा। अब हमारा तरीकाकार में इख्तलाफ हो सकता है, तो आप हमें अब ये तो ना कहें कि हम गद्दार हैं या बागी हैं या हम कोई मुहिब वतन नहीं है। तो ये चीज गलत है। शुएब शेख के साथ ये देखें ना, मैं अपना जाती एक्सपीरियंस एक बता देता हूं आपको। मुझे ना नबील साहब थे शुएब साहब के साथ, उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया, मैं उनको कभी मिला ही नहीं था। उन्होंने कहा जी शुएब शेख साहब चाहते हैं कि आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। मैंने तब उस मुलाकात के बाद चैनल ज्वाइन नहीं किया था। मैंने कहा था जी अगर कभी मौका मिला तो करूंगा, लेकिन मेरी प्रायोरिटी आपका चैनल नहीं है। उन्होंने कहा जी इससे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं शुएब शेख साहब को मिलने गया उनके घर, वहां कराची में उनका घर है। मुझे ये लोग होटल से ले गए उनके घर पे। इशा के बाद, तरावियों के बाद का टाइम था, ये रमजानुल मुबारक था, तरावियों के बाद का टाइम था। मैं उनको मिला, चैनल की बात उन्होंने की होगी मेरे ख्याल में कोई 10 मिनट, और उन्होंने कहा होगा, मतलब उन्होंने कहा कि इमरान साहब अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करें तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमारी ये ख्वाहिश बहुत पुरानी है और आज भी है कि आप हमारी टीम को ज्वाइन कर लें, हमारे चैनल में आ जाएं, हमारे लिए ऑनर भी होगा और हम खुश भी होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे आपको हम फ्री हैंड देंगे, आप अपना काम करें, अपनी मर्जी से करें। बहुत सारी चीजें नॉर्मली लोग कहते हैं, ज्यादातर चैनल ऐसी दावा करते हैं, वो रवायती बातें, एक दो बातें उनकी जरा ज्यादा बेहतर थी, तो वो मैंने सुन ली उनकी। आज तक एक्सप्रेस न्यूज ने ये भी नहीं कहा कि इसको मेहमान ले लो और इसको ना लो, या ये मेहमान लिया तो क्यों लिया। उनको इससे कोई सरोकार नहीं। वो ये कहते हैं कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, इट्स गुड, हाँ, लेकिन कुछ चीजें जो आईन में, कानून में मना है, उनमें आप ना जाएं। अब आप अपने ऊपर खुद ही बहुत सारे चेक लगा लें तो अलग चीज। शुएब शेख साहब ने 10-15 मिनट इधर उधर की चैनल के बारे में बात की, उसके बाद मेरे अपने सोशल मीडिया में बात की। फिर ये मुझे ले गए एक और कमरे में, वहां सामने पूरा एक प्रेजेंटेशन का निजाम बना हुआ था इनके घर में। यार वो आदमी अगले कई घंटों तक, जब तक कि सुबह सहरी का वक्त नहीं हो गया, वो पाकिस्तान के बारे में क्या करना चाहता है वो यही बता रहा था कि एजुकेशन पे मैंने ये करना है, ये मेरा ख्वाब है, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, हमारे इतने बच्चे स्कूल से बाहर है, इनको हम ऐसे स्कूलों में लाएंगे, लेकिन ये पैसा कहां से आएगा, इसके लिए मैंने क्या करना है, ये सारे प्रोजेक्ट है और ये इस तरीके से पैसा जनरेट होगा, इस तरीके से स्कूलों में ऑटो पे जाएगा, इस तरीके से एजुकेशन बढ़ेगी, हम नए उस्ताद की ट्रेनिंग कैसे करेंगे, एजुकेशन का लेवल ऊपर कैसे लेकर जाएंगे। हेल्थ के ऊपर उसकी पूरी अलग ब्रीफिंग थी। फिर वो इंडस्ट्री के बारे में, आईटी के बारे में उन्होंने मुझे कई घंटों तक एक के बाद एक प्रेजेंटेशन दिखाई, और वो प्रैक्टिकल आदमी, वो काम कर रहे थे चीजों के ऊपर। लेकिन आप देखें आपने उसके साथ किया क्या, सिर्फ इसलिए कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। वो ये मानता था कि ये रजीम चेंज, मैं इसलिए रजीम चेंज कह रहा हूं कि फजल रहमान साहब ने अब कह दिया कि जनरल फैज ने और जनरल बाजवा ने हमें बुलाया था और बुलाकर सारी पार्टियों को कहा था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक तमात ला के इसको फारिग कर। तो अब तो गवाही आ गई ना, पर्चा देना था जाके दे दो, फजल रहमान साहब जो होते थे अंदर कर दो उन्होंने। अब उनके कहने पे मैं ये बता रहा हूं आपको कि रजीम चेंज होने के बाद वो उन लोगों में से एक थे शुएब शेख जिनको ये तब्दीली हजम ही नहीं हुई। तो यार ये कैसे हो गया, कोई ईमानदार आदमी है, उसको उतार के नीचे फेंक दिया जाती लड़ाई के चक्कर में, और ये सारे बेईमान इकट्ठे करके इनकी हुकूमत बना दी है। उनको वो हजम नहीं हो आम आदमी की तरह। तो जैसे आम आदमी को मार पड़ी, वर्कर्स को मार पड़ी, सबको मार पड़ी, तो ऐसा लगता था बड़े मछलियों को या मगरमच्छों को मारनी पड़ेगी, लेकिन मारने वाले बहुत तगड़े थे, उन्होंने सबको मारा। शुएब शेख साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। कभी जब मीडिया की तारीख लिखी जाएगी तो ये चैप्टर एक अलग चैप्टर होगा, और इसके हकायक जब वो खुद बताएंगे ना वक्त आने पे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस आदमी के साथ जो हुआ। देखिए आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि उनका कमाने का तरीका, उनकी एग्जैक्ट के ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं, बाकी चीजें वो सब अलग है, उसको छोड़ दें आप। उनके पास भी अपनी सुनाने के लिए बड़ी लंबी कहानी है। कहानी तो मलिक रियाज साहब के पास भी अपनी बड़ी लंबी है कि मैं इस निजाम में आगे बढ़ने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और एक्चुअली ये निजाम किसने बिगाड़ा और कौन मेरे से पैसे खाता था। उनके पास भी पूरी कहानी है कि यार मैं तो कारोबार करता था, ये मुंह फाड़ते थे, मैं पैसे देता था। यही कहा ना उन्होंने सलीम साहब के प्रोग्राम में कि भाई तू कारोबार कितना कहते, 10 रुपए दो इस मुल्क से कारोबार करो तो तुम्हें पता चलेगा कितने महकमे आपको पड़ जाते हैं।